नमस्कार विद्यार्थियों, हमारा कक्षा 9th का अध्याय चल रहा था हमारे आसपास के पदार्थ। इसमें अपन ने क्या क्या था, पदार्थ की प्रकृति के बारे में जाना था, उनके कणों के गुणधर्म के बारे में जाना था। पिछले वीडियो पार्ट फर्स्ट में, किसमें भाई, पार्ट फर्स्ट में अपन ने पदार्थों के गुणधर्म पढ़े थे। पदार्थों के क्या पढ़े थे विद्यार्थियों? गुणधर्म पढ़े थे। उसमें जो गुणधर्म 2 मैंने क्या बताया था वो देखिए। मैंने गुणधर्म 2 ये बताया था कि कण है, पदार्थ के कण है वो गतिशील होते हैं, गतिशील होते हैं। इसमें भूलवश, मानवीय भूल से एक मिस्टेक हुई। एक विद्यार्थी ने मुझे बताया कि सर आपने ठोस में भी अधिक गति बताई और द्रव्य में मध्यम गति बताई और गैस में अधिक गति बताई, गैस में अधिक गति। तो उस विद्यार्थी ने मुझसे पूछा कि सर मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, ठोस में अधिक गति है या गैस में अधिक गति है। वीडियो बनाने के दौरान भूल से त्रुटि हुई, तो अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ठोस में सबसे कम गति होती है, सबसे कम जो कणों की गति होती है वो किसमें होती है? ठोस में। और गैसों में सबसे अधिक गति होती है। गैसों के जो कण होते हैं उसकी अधिक गति होती है। इसका मैं उदाहरण पेश करता हूँ, गैस में अधिक गति कैसी होती है। जैसे आपके रूम में एक अगरबत्ती जल रही है, उस अगरबत्ती की खुशबू आप बाहर तक बैठे हो तो भी आपके पास चली जाती है। आपके रसोई में खाना पक रहा है, आप बाहर बैठे हो, मम्मी क्या खाना बना रही है आपकी, इसकी खुशबू आपको वहां तक भी चली जाती है। यानी कि गैस के कण गति करते हैं, इसलिए तो आपको दूर बैठे हुए को खुशबू आई अगरबत्ती की और भोजन की, स्वादिष्ट भोजन की। तो ये विद्यार्थियों भूलवश त्रुटि हुई थी, तो ध्यान रखना, कण गतिशील तो होते हैं परंतु ठोस में सबसे कम गतिशील होते हैं, द्रव्य में मध्यम गतिशील होते हैं और गैस में सबसे अधिक गतिशील होते हैं। इसके बाद में पार्ट 1 में मैंने बताया था कि मैंने क्या बताया था विद्यार्थियों की अपन है ना पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पदार्थ की अवस्थाएं। और पदार्थ की अवस्था मैंने 5 बताई थी। आपके बुक में जो इम्पोर्टेंट अवस्थाएं हैं वो 3 है। सामान्यतः इन्हीं 3 अवस्थाओं का विद्यार्थी अध्ययन करते हैं। तो पहली हमारी अवस्था है ठोस अवस्था, दूसरी अवस्था है द्रव अवस्था, तीसरी अवस्था है गैस अवस्था। कितनी अवस्था? ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था। मैंने विद्यार्थियों ये बताया था कि ठोस में कण है वो पास पास होते हैं, इनमें रिक्ति क्या होती है? कम। तो ये देखिए ठोस है, इसमें कण है एक दूसरे से जुड़े हुए पास है, इनके अंदर रिक्ति बहुत कम है। इनमें थोड़ी बहुत रिक्त स्थान पाया जाता है, थोड़ा बहुत रिक्त स्थान पाया जाता है। इसमें बहुत ज्यादा रिक्त स्थान पाया जाता है, बहुत ज्यादा रिक्त स्थान पाया जाता है विद्यार्थियों। ये अपन ने पढ़ा और ये भी पढ़ा कि ठोस में सबसे कम गति होती है, इसमें मध्यम गति होती है, इसमें सबसे ज्यादा गति होती है। इसके बारे में अपन ने अध्ययन किया। अब जानते हैं कि ठोस पदार्थ क्या होते हैं, द्रव पदार्थ क्या होते हैं, गैस पदार्थ क्या होते हैं, या ठोस अवस्था या द्रव अवस्था या गैस अवस्था के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। क्या अध्ययन करेंगे? सर्वप्रथम ठोस अवस्था। तो देखिए विद्यार्थियों, वे पदार्थ जिनका आकार निश्चित होता है और जिनका आयतन निश्चित होता है क्या कहलाते हैं? ठोस। जिनका आकार निश्चित, आयतन निश्चित, वो क्या कहलाते हैं? ठोस। अब देखते हैं द्रव्य की परिभाषा। वे पदार्थ जिनका आकार अनिश्चित हो तथा आयतन निश्चित हो। यहाँ देखिए, यहाँ आकार और आयतन दोनों क्या है? निश्चित। यहाँ आकार अनिश्चित है और आयतन निश्चित है। वे पदार्थ जिनका आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित हो क्या कहलाते हैं? द्रव्य। और वे पदार्थ जिनका आकार अनिश्चित हो और आयतन भी अनिश्चित हो क्या कहलाते हैं? गैस। तो क्रमबद्ध से पढ़ते हैं। ठोस पदार्थ, वे पदार्थ जिनका आकार निश्चित हो, आयतन भी निश्चित हो क्या कहलाते हैं? ठोस। और ठोस असंपीड्य होते हैं, असंपीड्य होते हैं। और ठोस क्या होते हैं? कठोर। जैसे उदाहरण क्या है? मेज और ईंट। अब देखते हैं द्रव्य।
वे पदार्थ जिनका आकार अनिश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, क्या कहलाते हैं? द्रव्य। ये कम संपीड़ित होते हैं, इनमें बहाव का गुण पाया जाता है, ये कठोर नहीं होते हैं। कौन कठोर नहीं होते हैं? द्रव्य। द्रव्य में बहाव का गुण पाया जाता है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान बहते हैं। उदाहरण क्या है? पानी और द्रव्य, पानी और दूध। उदाहरण क्या है? पानी और दूध। अब देखते हैं कैसे। वे पदार्थ जिनका आकार अनिश्चित होता है। आकार अनिश्चित होने के साथ साथ क्या अनिश्चित होता है विद्यार्थियों? आयतन भी अनिश्चित। उसे क्या कहते हैं? गैस कहते हैं। ये अधिक संपीड़ित होते हैं, इनमें बहाव का गुण पाया जाता है, जैसे ऑक्सीजन और मीथेन। अब इनका अपन विस्तार से अध्ययन करते हैं। एक नंबर अवस्था, ठोस अवस्था। क्या देखते हैं विद्यार्थियों? ठोस अवस्था। तो देखिए ठोस अवस्था क्या है? वे पदार्थ जिनका आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं, ठोस कहलाता है। पदार्थों की इस अवस्था को ठोस अवस्था कहते हैं। ये नगण्य संपीड़ित होते हैं या असंपीड़ित होते हैं। तो ये तो आपको ऊपर समझ में आ गया होगा। इनका आकार व आयतन दोनों क्या होते हैं विद्यार्थियों? निश्चित होते हैं। नगण्य संपीड़ित। देखिए संपीड़ित का मतलब है एक जगह इकट्ठा करना, एक जगह दबाकर उसको छोटा करना। तो ठोस पदार्थ है ईंट, मतलब लकड़ी का गुटका या हथौड़ा, इसको दबाकर अपन छोटा नहीं कर सकते, इसको संपीड़न नहीं कर सकते। तो इसमें नगण्य का मतलब न के बराबर, नगण्य का मतलब न के बराबर इसमें संपीड़ित होता है। कहने का मतलब ये असंपीड़ित होते हैं, इनको एक जगह इकट्ठा या दबाया नहीं जा सकता। ये लचीले नहीं होते, हैं। इनमें असंपीड़ित गुण पाया जाता है। इनका आकार निश्चित होता है। इनके आकार को बदला नहीं जा सकता। यानी कि विद्यार्थियों बाह्य बल लगाकर जैसे हथौड़ा है उस पर बाह्य बल लगाएंगे तो उसका आकार नहीं बदला जा सकता। अगर आपने अधिक बल लगा दिया या हथौड़े को पीटना शुरू कर दिया तो वो चीज टूट जाएगी। जैसे लकड़ी है, इसके आकार को हम परिवर्तन नहीं कर सकते, लकड़ी के आकार को परिवर्तन नहीं कर सकते, इसका आकार नहीं बदल सकते। अगर इसका आकार बदले तो ये ज्यादा बल देने पर ये टूट जाती है। तो क्या लिखेंगे? अधिक दाब या बल देने पर ये टूट जाते हैं। इनका आकार निश्चित होता है, इनके आकार को बदला नहीं जा सकता। अगर बदलना भी चाहेंगे, अधिक दाब देंगे तो ये टूट जाएंगे और भंगुर हो जाएंगे, घिस जाएंगे, अपने आप टूटना शुरू हो जाएंगे ज्यादा दाब देंगे तो। ये है हमारी ठोस अवस्था। जैसे किताब, पेन, लकड़ी का गुटका, मेज इत्यादि, ये ठोस है। अब प्रश्न ये आता है कि रबर बैंड ठोस है या नहीं, क्योंकि उसमें तो आकार में तो बदलाव होता है। रबर बैंड क्या होता है विद्यार्थियों? आपने एक रबड़ देखा होगा, आपने एक
रबड़ देखा होगा, उस रबड़ को खींचते हैं, इधर का सिरा पकड़ते हैं, इधर का सिरा पकड़ते हैं, दोनों सिरों को पकड़कर ऐसे रबड़ को खींचते हैं तो वो खींचता है। यानी कि उसका पहले आकार तो ये था, फिर इसका आकार बहुत बड़ा हो जाता है। खींचने के बाद अगर ज्यादा बल देकर उसको खींचेंगे तो वो रबड़ टूट जाएगा। तो आप देखते हैं रबड़ बैंड क्या है। यह एक ठोस ही है, यह एक ठोस ही है, परंतु इस पर बल लगाकर इसका आकार बदल सकते हैं। देखिए ये रबड़ है, इसको बल लगाएंगे तो ये छोटा था, बल लगाने से इसका आकार क्या हो गया, बड़ा हो गया। परंतु जैसे ही रबड़ को छोड़ेंगे तो रबड़ जल्दी से अपनी प्रारंभिक अवस्था में, उसी अपने नाप में, उसी अपनी मात्रा में आ जाता है। तो ये क्या है, यह एक ठोस है, परंतु इस पर बल लगाकर इसका आकार बदल सकते हैं जब बल हटाया जाता है। जब ये बाह्य अपन बल लगा रहे हैं, जब बाह्य बल हटाया जाता है तो यह अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। अत्यधिक बल लगाने पर यह टूट जाता है। विद्यार्थियों रबड़ बैंड को ऐसे खींचेंगे तो वो खींचा जाएगा, उसके आकार थोड़ा बड़ा हो जाएगा। जैसे इसको छोड़ेंगे अपने प्रारंभिक या मूल आकार में आ जाएगा। अगर उसको ज्यादा खींचने का प्रयास करेंगे तो रबड़ बैंड टूट जाएगा। 2 नंबर द्रव्य अवस्था। कौन सी अवस्था विद्यार्थियों, द्रव्य अवस्था। द्रव्य अवस्था में क्या लिखेंगे, वे पदार्थ जिनका आकार अनिश्चित होता है परंतु आयतन निश्चित होता है, द्रव्य पदार्थ कहलाते हैं। पदार्थ की यह अवस्था द्रव्य अवस्था कहलाती है। तो आपने क्या देखा, द्रव्य का आकार अनिश्चित होता है और इसका आयतन निश्चित होता है, द्रव्य पदार्थ कहलाते हैं। और पदार्थों की इस अवस्था को क्या कहते हैं, द्रव्य अवस्था कहते हैं। ये दृढ़ या कठोर नहीं होते हैं, ये दृढ़ या कठोर नहीं होते हैं, ये तरल होते हैं। द्रव्य को जिस पात्र में डाला जाता है वह उसी पात्र का आकार ले लेता है। देखिए विद्यार्थियों, द्रव्य तरल होते हैं और इनको जिस पात्र में डाला जाता है उसी पात्र का आकार ले लेते हैं। जैसे पानी को गिलास में डाला तो पानी गिलास के जैसा हो गया, गिलास का आकार ले लिया। पानी को अगर प्याली में रखते हैं तो पानी प्याली के जैसा आकार ले लेता है। पानी को बाल्टी में रखते हैं तो वो बाल्टी के जैसा आकार ले लेता है। पानी का कोई आकार नहीं होता है, द्रव्य का आकार अनिश्चित होता है। इसको जिस पात्र में डाला जाता है वह उसी पात्र का आकार ले लेता है। द्रव्य में ठोस द्रव्य गैस का विसरण संभव है।
द्रव्य में ठोस द्रव्य गैस का विसरण संभव है। ये विसरण क्या होता है, मतलब ठोस में द्रव्य चला जाना, द्रव्य में गैस चला जाना, ये होता है विद्यार्थियों विसरण। एक चीज में दूसरी चीज घुल मिल जाना वो है विसरण, एक चीज में दूसरी चीज चली जाना वो है विसरण। तो देखिए द्रव्य में ठोस द्रव्य गैस का विसरण क्या होता है। देखिए एक मछली तालाब में रहती है, मछली पानी के अंदर रहती है, फिर भी पानी के अंदर रहते हुए भी मछली ऑक्सीजन ग्रहण कर लेती है, यानी कि पानी एक क्या है, द्रव्य, उसके अंदर क्या है, मछली। मछली पानी में है फिर भी गैस ग्रहण कर रही है, कौन सी गैस, ऑक्सीजन, यानी कि पानी के अंदर कौन सी गैस जा सकती है, ऑक्सीजन जा सकती है। कहने का मतलब द्रव्य में गैस, ठोस द्रव्य इत्यादि का क्या संभव है, विसरण संभव है। अब देखते हैं उदाहरण, पानी, दूध, घी, तेल इत्यादि, ये हो गई हमारी द्रव्य अवस्था। अब देखते हैं नंबर 3, गैसीय अवस्था। क्या देखते हैं विद्यार्थियों, गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था क्या है, देखिए इनका आकार व आयतन, इनका आकार व आयतन दोनों ही अनिश्चित, इनका आकार व आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। गैस में बहाव का गुण होता है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान चली जाती है, गैस बहती है। ये सबसे अधिक संपीडय होती है। संपीडय का मतलब होता है विद्यार्थियों एक जगह इकट्ठा करना, या उसका फैलाव है जो उस फैलाव को एक जगह इकट्ठा करना। जैसे गैस है, गैस को अपन सिलेंडर में भर के लाते हैं, अगर वो वातावरण में फैले तो कितना उसका फैलाव होता है। गैस का संपीडन करके उसको दाब हुआ परिसर से उसको क्या किया जाता है, एक टंकी में भर लिया जाता है, तभी तो अपन गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं, वरना ये गैस काबू में नहीं आती। इसको क्या करना पड़ता है, संपीडित दाब हुए प्रेशर से उसको इकट्ठा करना पड़ता है, एक पात्र में बंद करके उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। अब देखते हैं गैसों के उदाहरण। उदाहरण में अपन 1 नंबर देखते हैं, ऑक्सीजन गैस है, जैसे मीथेन गैस है, जैसे ये उदाहरण हो गए। दूसरा उदाहरण देखिए एलपीजी गैस। एलपीजी गैस है जिसका पूरा नाम क्या है, देखिए द्रव्य पेट्रोलियम गैस। ये गैस क्या काम आती है, इसका उपयोग देखिए घरों में खाना बनाने के काम आती है। एक गैस और देखते हैं अपन, सीएनजी। इसका पूरा नाम क्या है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक है, इसका उपयोग क्या है विद्यार्थियों, इसका उपयोग देखिए वाहनों में ईंधन के काम में आती है। तो मैं आपको पूछूं प्रश्न पढ़ाने के बाद कि एलपीजी का पूरा नाम क्या है, तो क्या बताओगे, द्रव्य पेट्रोलियम गैस। मैं आपको पूछूं सीएनजी का पूरा नाम क्या है, तो क्या बताओगे, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। अब अपन पढ़ेंगे अगला टॉपिक है पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन 3 अवस्था थी, ठोस अवस्था, द्रव्य अवस्था, गैस अवस्था। इन अवस्थाओं में विद्यार्थियों परिवर्तन होता है,
ठोस अवस्था द्रव्य में बदल जाती है, द्रव्य अवस्था गैस में बदल जाती है, गैस अवस्था द्रव्य में और द्रव्य अवस्था ठोस अवस्था में बदल जाती है। इन अवस्थाओं में ये परिवर्तन है, यही पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन है। अब देखिए एक उदाहरण लेते हैं अपन, जल। जल एक ऐसा पदार्थ है जो ठोस के भी रूप में पाया जाता है, जो द्रव्य के रूप में भी पाया जाता है, जो गैस के भी रूप में पाया जाता है। ये जल है वो ठोस में तो बर्फ के रूप में पाया जाता है, और ये जल है वो द्रव्य में पानी या तरल के रूप में पाया जाता है, और ये जो जल है वो गैस में जल वाष्प के रूप में पाया जाता है। देखिए विद्यार्थियों, ये बर्फ है, इसको थोड़ा बहुत तापमान या सूर्य की रोशनी या ताप मिलते ही ये पिघल कर क्या बन जाएगी, पानी। अगर इसी पानी को बहुत ज्यादा ताप देकर गर्म किया जाए तो पानी है वो जल वाष्प बन के वातावरण में चला जाएगा, वातावरण में उड़ जाएगा। तो ये देखिए पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है। कहने का मतलब ठोस द्रव्य में आ सकता है और द्रव्य गैस में आ सकता है। ये पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन है। आज अपन इतना ही पढ़ेंगे विद्यार्थियों, और अगले वीडियो में अपन आगे देखेंगे पदार्थ के बारे में, पदार्थ की कई चीजें अपन पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।